Hello everyone, welcome to Prep Classes. Today we'll start with the first chapter of Philosophical Foundation of Education for B.Ed. So let's begin. So let's start with the first chapter of Philosophical Foundation of Education. और पहले चैप्टर में हम फिलॉसफी के बारे में और फिलॉसफी का जो रिलेशन है एजुकेशन के साथ उसके बारे में पढ़ेंगे. The original meaning of word philosophy comes from the Greek roots philo, which means love, and sophos or wisdom. When someone studies philosophy, they want to understand how and why people do certain things and how to live a good life. So basically philosophy ये है जो मैंने लिखा है, ये एक मीनिंग है जो दिया गया है फिलॉसफी का, बट उसका एक्चुअल जो हमारे लाइफ में यूज़ होता है फिलॉसफी है क्या. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. जैसे आप कोई कुछ एक काम करते हैं और आपका वो फेल हो जाता है काम, तो फिर बड़े क्या बोलते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, कीप ट्राइंग एंड यू विल सक्सीड. सो वो क्या है, वो एक फ़िलॉसफी है. वो एक फ़िलॉसफी है विच शोज़ यू लव, विच शोज़ यू विजडम, विच शोज़ यू दैट देर इज़ सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड. सो इन सब चीज़ों को हम लोग फ़िलॉसफी बोलते हैं. तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे पुट किया गया है. तो ये है उसका डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ फिलॉसफी. अब फिलॉसफी का नेचर कैसा है. पहला है सर्च फॉर विजडम. फिलॉसफी में होता क्या है, हम लोग विजडम के लिए सर्च करते हैं, हम एक गुड रीज़न का सर्च करते हैं. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हम कुछ गलत देखते हैं या फिर कुछ अच्छा भी देखते हैं, हर चीज़ में हम विजडम ढूंढते हैं, एक रीज़न, एक पॉजिटिव रीज़न ढूंढते हैं. तो फिलॉसफी इज़ द परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स. फिर है क्वेश्चंस एवरीथिंग. फिलॉसफी हर चीज़ में एक क्वेश्चन मार्क लाता है. जैसे इट इन्वॉल्व्स आस्किंग डीप क्वेश्चंस अबाउट रियलिटी, नॉलेज, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर. अगर एक ह्यूमन का ऐसा नेचर है तो वो क्यों है, क्या उसमें क्या लॉजिक है, हम लोग ये जो लॉजिक ढूंढते हैं दैट इज़ ऑल फिलॉसफी. Then है critical thinking. Philosophy encourages examining and analyzing ideas logically and critically. हर चीज़ को वो logically define करने की कोशिश करता है. ये नहीं कि हाँ हमने एक लाइन पढ़ा या फिर हमने कुछ एक सुना and we accepted it. वो उसमें लॉजिक ढूंढता है कि क्या लॉजिक है कि ये ऐसा है, क्या लॉजिक है कि ये ऐसा नहीं है. Then comes explores values. It deals with what is right and what is wrong and what makes life meaningful or fulfilling. तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो कब पता चलता है, जब हमारे अंदर वो फिलॉसफिकल, वो लॉजिकल डेवलपमेंट होता है. तो फिलॉसफी क्या करता है, वो हमको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है. देन इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस. इट ऑफन कंबाइंस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर एवरीडे लाइफ. तो ऐसा नहीं कि फिलॉसफी बैठे बैठे वी ट्राई टू इनकलकेट फ्रॉम समथिंग. व्हेन वी और इन आर डेली लाइफ, हमारे लाइफ में कितना कुछ होता है, प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को जब फील करते हैं, उस चीज़ से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वहाँ से हम फिलोसफिकल या फिर विजडम की चीज़ें हम लोग वहाँ से गेन करते हैं. कि हम लोग जब कुछ कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में, हम कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिकली एक बार उस चीज़ को जब हमारे लाइफ में वो चीज़ प्रैक्टिकली होता है तब जाके हम उसमें लॉजिक ढूंढ पाते हैं. नेक्स्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. Philosophy underpins many other fields like science, politics, and arts, shaping how we think about them. So, philosophy is not only about logic, it is also about science, politics, and arts. Diverse perspectives. There are various branches like ethics, metaphysics, epistemology, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. Each focusing on different aspects of human experience and knowledge. हम अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं. कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ लव होता है, कुछ हेट होता है, ठीक है, कुछ ब्यूटी होता है. तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं और उससे हम नई चीज़ें सीखते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते हैं. देन कम्स कंटिन्यूअल डिबेट. Philosophical questions often don't have clear-cut answers, leading to ongoing discussions and debate. Okay, there are people who contradict. जैसे आप बोलोगे कि keep practicing and you will win someday. There are other people who will say कितना हम लोग इतना क्यों ट्राई करें, हम लोग दूसरा स्विच कर लेते हैं जॉब. तो सबका सोचने का तरीका अलग होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और डिबेट होता है. सो नाउ कम्स स्कोप ऑफ फिलॉसफी. स्कोप ऑफ फिलॉसफी में 3 चीज़ आते हैं. मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी. ये आपके बुक में भी है, लेकिन जो भी मैंने इस पीपीटी में बताया दैट इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर. एनी चैप्टर दैट आई एम टीचिंग, इट इज़ मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा ना तो एग्जाम में आएगा ना तो आपको लिखना है.
जो भी मैं इसमें बता रही हूँ आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाइए, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है बुकिश नॉलेज लिखने का। तो स्कोप ऑफ फिलोसफी में 3 चीज़ आ जाते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स जो होता है वो रियलिटी होता है, वो रियलिटी के बारे में बात करता है, जैसे थ्योरी ऑफ रियलिटी, या फिर फिजिक्स के बारे में, मैन, वर्ल्ड एंड गॉड का रियलिटी। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, इट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। सो इट इज़ डीपर स्टडी फॉर फाइंडिंग ट्रूथ। ये सब आपकी बुक में भी दिया गया है पेज नंबर 29 में, कि मेटाफिजिक्स के अंडर क्या क्या आता है। हम लोग भी अभी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी जो होता है दैट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। इट डील्स विद सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कि हमको कहाँ से नॉलेज मिल रहा है, एक्सपीरियंस से मिल रहा है, कंपैरिजन से मिल रहा है, परसेप्शन से मिल रहा है। तो वो जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं दैट कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। हम लोग फिर इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं वो होता है कि ट्रुथ क्या है, डाउट क्या है, या फिर हमने ये नॉलेज कहाँ से गेन किया, इस टाइप की चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं क्वेश्चंस, दैट कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। लास्ट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़। हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सब एक्सियोलॉजी में आता है। नाउ अगेन एक्सियोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें आता है, मैं दिखा देती हूँ, जिसमें आता है लॉजिकल वैल्यू, सॉरी, ओके, सो लॉजिकल वैल्यू यानी ट्रुथ वैल्यू। सत्यम शिवम सुंदरम हमने बहुत बार सुना है, हमने पुराने गानों में भी सुना है, लेकिन वो होता क्या है, उसका नॉलेज देखो, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फिलोसफी, वी नेवर न्यू दैट। अभी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, जो हमने वो गाना भी सुना है सत्यम शिवम सुंदरम, दैट इज़ रिलेटेड टू फिलोसफी। जो लॉजिकल वैल्यू होता है वो होता है ट्रुथ वैल्यू। वी स्टडी अबाउट ट्रुथ इन लॉजिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू में हम लोग गुड वैल्यू पढ़ते हैं, जिसको हम लोग शिवम बोलते हैं, और एस्थेटिक वैल्यू में हम लोग ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम सुंदरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ जाती हैं एक्सियोलॉजी के अंडर। तो लॉजिकल में क्या होता है, फॉर द इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड फैकल्टी ऑफ नोइंग। एथिकल वैल्यू में आ जाता है फ्रॉम द इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड फैकल्टी ऑफ विलिंग और डिज़ायर। जो विलिंग और डिज़ायर होता है वो हमारा सब एथिकल वैल्यू में आता है। गुड वैल्यूज़ आते हैं कि गुड क्या है, ईविल क्या है, उसमें जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आ जाता है एथिकल वैल्यू में। एस्थेटिक में आ जाता है कि ब्यूटी क्या है, अगली क्या है, किस चीज़ को अगली बोलना है, किस चीज़ को ब्यूटी बोलना है, या फिर अगली वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये सब जो फीलिंग्स है दैट कम्स अंडर एस्थेटिक वैल्यू। अब हम लोग एक एक करके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मेटाफिजिक्स, स्टडी ऑफ रियलिटी। तो मेटाफिजिक्स जो होता है एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ रियलिटी एंड व्हाट एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड वी सी। तो ये रियलिटी के बारे में जो हम लोग खोज करते हैं, रियलिटी को ढूंढते हैं, दैट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। क्वेश्चंस अबाउट बीइंग, मेटाफिजिक्स क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है अबाउट बीइंग। कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है, वो जो क्वेश्चन है दैट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। इट आस्क्स क्वेश्चन अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी एंड व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है एक्सप्लोर्स एग्जिस्टेंस, लुक्स इनटू कॉन्सेप्ट्स लाइक एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अगर कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो क्यों करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आता है दैट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट मेक्स थिंग्स व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेचर में जो भी चीज़ें हैं या फिर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, और एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, दैट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। टाइम एंड स्पेस, टाइम, स्पेस एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। कैसे टाइम और स्पेस, कैसे टाइम हमारे यूनिवर्स को चलाता है, हमारा एवरीडे लाइफ चलाता है। कॉज एंड इफेक्ट, लुक्स इनटू हाउ थिंग्स कॉज अदर थिंग्स टू हैपन। एक चीज़ दूसरे चीज़ को कैसे प्रभाव करता है, उस चीज़ को भी हम पढ़ते हैं मेटाफिजिक्स में। देन कम्स फंडामेंटल क्वेश्चंस, एम्स टू आंसर फाउंडेशनल क्वेश्चंस दैट अंडरपिन अदर एरियाज ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो मेटाफिजिक्स होता क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट रियलिटी। हम लोग हर चीज़ को लॉजिकली, और रियलिटी क्या है उस चीज़ का, उस चीज़ को जब पढ़ते हैं इट कम्स अंडर मेटाफिजिक्स। देन कम्स एपिस्टेमोलॉजी,
एपिस्टेमोलॉजी मैंने जैसे बताया, इट इज़ अबाउट नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज के बारे में जब पढ़ते हैं, नॉलेज के बारे में जब क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। Epistemology is the branch of philosophy that investigates what knowledge is and how we come to know this. नॉलेज क्या है और हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों का नॉलेज हमें आता है। इस क्वेश्चन को जब हमारे ये क्वेश्चन जब हमारे अंदर आता है, दैट इज़ नोन एज ब्रांच विच कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। नेचर ऑफ नॉलेज, जैसे आपने देखा था मेटाफिजिक्स में नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट था, टाइम एंड स्पेस था, क्वेश्चन अबाउट बीइंग था। सेम यहाँ पे क्या, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। जस्टिफिकेशन एग्जामिन्स हाउ वी जस्टिफाई सपोर्ट आर बिलीव टू बी कंसिडर्ड ट्रू नॉलेज। जो नॉलेज हमने गेन किया वो ट्रू है या नहीं है, क्या जस्टिफिकेशन से हमने ये चीज़ माना कि एक पर्टिकुलर चीज़ सही है या गलत है। ट्रुथ एंड बिलीफ, इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड बिलीफ, हाउ वी डिटरमाइन इफ समथिंग इज़ ट्रू। कोई चीज़ सही है वो चीज़ हमें कैसे पता, तो वो जो हम डिटरमाइन करते हैं, ट्रुथ एंड बिलीफ जो है हमारे अंदर, वो कहाँ से आए, दैट इज़ ऑल्सो एपिस्टेमोलॉजी। देन लिमिट्स ऑफ नॉलेज कंसिडर्स व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट नो, इंक्लूडिंग द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन का एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होता है, हर एज ग्रुप का एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो उसके हिसाब से कितना नॉलेज किसके पास होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन उसको कहाँ से मिलता है, दैट ऑल कम्स अंडर एपिस्टेमोलॉजी। देन कम्स एक्सियोलॉजी। Axiology is study of values. Axiology is the branch of philosophy that deals with values, including what is good, beautiful and worthwhile. क्या beautiful है, क्या अच्छा है और क्या worth है। worth है मतलब किस चीज़ का मायने रखता है हमारे लाइफ में। Ethics and morality. It examines what is right and wrong and how we should live our lives based on these moral values. सही और गलत में अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में, एंड दैट कम्स अंडर एक्सियोलॉजी। एस्थेटिक्स लुक्स इनटू व्हाट मेक्स थिंग्स ब्यूटिफुल और आर्टफुल एंड हाउ वी अप्रिशिएट एंड इवैल्यूएट ब्यूटी एंड आर्ट। कैसे हम हर चीज़, जो भी आर्ट हो या फिर कुछ भी हम चीज़ देखते हैं, उसमें हम ब्यूटी जो ढूंढते हैं, एक चीज़ हो सकता है एक जन को अच्छा लगे लेकिन दूसरे जन को अच्छा ना लगे, क्योंकि दोनों का देखने का नज़रिया अलग होता है। किसी को कोई चीज़ अप्रिशिएट करने का मन करता है, किसी को नहीं करता। तो वो जो एस्थेटिक है, वो जो ब्यूटी है, उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, किसी चीज़ में ब्यूटी कैसे ढूंढते हैं, दैट कम्स अंडर एक्सियोलॉजी। देन वैल्यू जजमेंट्स इन्वेस्टिगेट्स हाउ वी मेक जजमेंट्स अबाउट व्हाट इज़ वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। हमारे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू रखता है, क्या नहीं रखता, उस जजमेंट को भी हम एक्सियोलॉजी में पढ़ते हैं। Different values considers various types of values including personal, cultural and universal values. जो भी वैल्यूज़ हैं, चाहे पर्सनल वैल्यूज़ हो, चाहे कोई भी वैल्यूज़ हो जिसमें हम अच्छी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़ सीखते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन एक्सियोलॉजी। देन इम्पैक्ट ऑन चॉइसेस अफेक्ट्स हाउ वी मेक डिसीजन एंड प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स टू अस एंड टू सोसाइटी। क्योंकि एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ के बारे में है, तो जब भी सोचो आपके सामने 10-15 चॉइसेस आते हैं कि इसमें से कौन सा चॉइस आपको ठीक लगता है, तो वहाँ पे आपको मतलबी हो कि अपना चॉइस नहीं करना है, वहाँ पे आपको वैल्यू देखना है कि उस चीज़ का वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में और सोसाइटी में। वो चीज़ देख के हमें हर चीज़ सिलेक्ट करना है, तो दैट कम्स अंडर एक्सियोलॉजी। सो नाउ आफ्टर एक्सियोलॉजी वील स्टडी व्हाट इज़ एजुकेशन, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे फ़िलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले फ़िलॉसफी पढ़ा, फ़िलॉसफी क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, जिसमें हमने एक्सियोलॉजी, फिर एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, सत्यम शिवम सुंदरम सब कुछ पढ़ा। तो फ़िलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस और आर्ट ऑफ लर्निंग और टीचिंग, दैट इज़ एक्वायरिंग और इम्पार्टिंग नॉलेज। एजुकेशन क्या है, जहाँ पे हम या तो नॉलेज एक्वायर करते हैं यानी खुद सीखते हैं, या फिर इम्पार्ट करते हैं। इम्पार्ट करते हैं मतलब किसी को नॉलेज देते हैं, दैट इज़ एजुकेशन। डायग्राम में तुम देख सकते हो, एजुकेशन में स्किल्स आता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं आता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट आता है, ट्रेनिंग आता है, लैंग्वेज, मोटिवेशन, देन करियर आता है, एकेडमिक्स, आर्ट्स, नॉलेज, डिसिप्लिन भी आता है, वैल्यूज़ आते हैं, करिकुलम आता है। सो दीज एवरीथिंग sum up to education. Now what is education? Learning and growth.
एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड स्किल. हम लोग एजुकेट क्यों होते हैं? अभी हम लोग बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें नॉलेज गेन करना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे हमें एक क्लास को ट्रीट करना है, कैसे हमें क्लास में वैल्यूज़ डालने हैं, कैसे उस क्लास में हमें डिसिप्लिन डालना है. तो वो सब चीज़ें हम लोग कैसे सीख रहे हैं. अभी हमने जैसे बीएड का एडमिशन लिया है तो हम उसमें नॉलेज एंड स्किल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. तो वी आर लर्निंग एंड वी आर ग्रोइंग. देन कम्स डेवलपमेंट. इट हेल्प्स पीपल ग्रो मेंटली, इमोशनली एंड सोशली. ओके, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप एजुकेट होते हैं, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे. आपको कोई कुछ बोलता है, आपके पास आंसर्स होंगे देने के लिए, इमोशनली भी और सोशली भी. देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल occurs in schools, colleges and through life experiences as well. So this is a very important thing to understand. जैसे कि आप यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट का मतलब जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब क्या हो जाता है? एजुकेशन इज़ नॉट ऑलवेज फॉर्मल. एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन स्कूल, कॉलेजेस, बट समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ एज वेल. अब बच्चे पैदा होते ही स्कूल नहीं जाते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ वो घर पे सीखते हैं फर्स्ट 5 years के. कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे बात करना है, तो वो सब चीज़ें जो सीखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशन. एंड वंस दे कंप्लीट देयर कॉलेज एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपनी से भी दे लर्न सम वैल्यूज़, हाउ टू बी अराउंड पीपल, how to be social. So those things are also education, which comes under informal education. Now nature of education. जैसे हमने nature of हमने पढ़ा philosophy, अब हम पढ़ेंगे nature of education क्या है. Education is a lifelong process. We all know education is something which never ends because we learn everything till we die. हम लोग पैदा होने से लेके मरने तक कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस और फैमिली और कल्चर एंड सोसाइटी. हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा. सो दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. Then education is a synthetic process. It refers to transact its activities through a synthetic institution and regulations. अब होता क्या है कि एजुकेशन घर से स्टार्ट होता है, लेकिन बीच में हम लोग जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाते हैं, हम लोग वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशन से जो नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशन. देन एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. अब एक इंडिविजुअल स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, उसका करियर होगा, उसका एक जॉब होगा, तो इंडिविजुअल को दैट इज़ फ्रूटफुल. एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब डेवलप कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक सोसाइटी डेवलप करता है. तो इनडायरेक्टली इंडिविजुअल्स का जब डेवलपमेंट होता है तो साथ में सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है. देन एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस. तो हमारा बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है. एजुकेशन, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड इंसान होंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे तो उसी से पता चल जाता है हु इज़ एजुकेटेड एंड हु इज़ नॉट. इट इज़ बिकॉज इट ऑल्सो इम्पार्ट्स सर्टन बिहेवियर एंड मॉडिफाइज योर बिहेवियर इन सच अ वे कि आपके बात करने का तरीका, आपके लोगों को एड्रेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है. देन एजुकेशन इज़ पर्पसिव. एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम गोल इन देयर लाइफ. कोई एजुकेशन इसलिए गेन करता है कि उसको आगे जाके बिजनेस करना है, कोई इसीलिए करता है क्योंकि उसको एक बेसिक नॉलेज चाहिए, कोई इसीलिए करता है क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड है. तो सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, तो सबका पर्पस अलग अलग होता है, इसीलिए एजुकेशन को हम पर्पसिव भी बोल सकते हैं. एजुकेशन इज़ ट्रेनिंग. एजुकेशन ट्रेनिंग कैसा है, वो आपको ट्रेन करता है तुम्हारे बिहेवियर के लिए, सेंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, स्किल्स के लिए, इसीलिए एजुकेशन को हम लोग ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं. देन एजुकेशन इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन. एजुकेशन सिर्फ ट्रेन नहीं करता है, ट्रेनिंग के साथ वो एक सही इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, तो एजुकेशन बताता है कि यू हैव टू गो फॉर साइंस. okay, you have to go for a certain stream. ये certain stream पढ़ने से you can be a doctor. Now what kind of doctor, whether you want to be a doctor who looks after kids, या फिर you want to go for orthopedic. So सबका पढ़ाई अलग अलग होता है. तो वो जो एजुकेशन होता है वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन देता है, इस पर्टिकुलर करियर के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन. देन एजुकेशन इज़ लाइफ. So life without education is meaningless. We all know. We all need knowledge.
Education is what? It is knowledge. Then education is a continuous reconstruction of our experiences. हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको कंटिन्यूसली वो रिफ़्रेश भी करता रहता है. आज हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, कल हम लोग सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन उसका एक बड़ा वर्जन एक्सपीरियंस करते हैं. तो एजुकेशन हमको हर एक्सपीरियंस से लेके जाता है. एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट. अ मैन इज़ अ सोशल बीइंग. इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हिज पर्सनैलिटी कांट रिमेन बैलेंस्ड. तो ये जो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है वो हमें एजुकेशन देता है, वो हमें नॉलेज देता है. Then education is balanced development. Balanced development means it is not only about studying book, mugging up chapters and giving exam, but it is also about moral development, spiritual development, mental and physical development as well. Then education is a dynamic process. Education is not static but dynamic process which develops the child according to changing situations and times. Okay, changing situation and times के हिसाब से वो बच्चों को ट्रेन करता है. It always includes the individual towards progress. It reconstructs the society according to the changing needs of the time and place of the society. तो ये सारे पॉइंट्स थे नेचर ऑफ एजुकेशन का. उसके बाद हम आते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन में. एजुकेशन का स्कोप क्या है? एकेडमिक स्कोप क्या है? इट कवर्स सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स. दीज आर सम बेसिक सब्जेक्ट्स विच आर स्पेसिफाइड. तो होता क्या है? एकेडमिक कवर्स subjects like math, science and language. Scope of education का next topic है skills. Teaches practical skills like problem solving and communication. Communication is the first and foremost thing which we learn through education. Then it instills values. Values ethical हो, moral values हो, education हमको वो देता है. Personal growth भी एक scope है. कैसे? वो हमारे self awareness and personal interest में add on करता है. देन कल्चरल अवेयरनेस देता है वो हमको. प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स, नॉट ओनली थ्रू एजुकेशन बट थ्रू दी इंस्टीट्यूशंस एज वेल. एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही स्कूल में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कास्ट के कितने सारे बच्चे आते हैं. जब साथ में रहते हैं, इट गिव्स अ पर्सनल ग्रोथ, इट गिव्स अ कल्चरल अवेयरनेस एज वेल. देन करियर प्रिपरेशन prepares individual for professional roles and career. We all know that. Next is education as a process. How does education works? What is the process of education? तो education as a process में क्या होता है? तो पहले तो इनपुट होता है. इनपुट कैसे होता है? हम लोग स्कूल जाते हैं, टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, इनपुट देते हैं कि, या फिर जब हम लोग टीचर बनेंगे हम बच्चों को इनपुट देंगे कि हाँ टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस लेसन. इस लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे. वील गिव देम एन इनपुट कि दिल स्टार्ट थिंकिंग ओके वील बी स्टार्टिंग दिस. आज हमें नया चीज़ पता चलेगा. वहाँ से हम लोग आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पे. हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है. उस इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग आते हैं इंटरेक्शन में. इंटरेक्शन कहाँ होता है? टीचर और चिल्ड्रन के बीच में. और सिर्फ टीचर और चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन के बीच में भी इंटरेक्शन होता है. तो इंटरेक्शन में क्या होता है? चैप्टर पढ़ाने के बाद या फिर पढ़ाने से पहले या फिर पढ़ाने के बीच में वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रन कि अच्छा तुमने इस टॉपिक से क्या समझा. तो दैट इज़ टीचर एंड चिल्ड्रन इंटरेक्शन. अब जब ग्रुप एक्टिविटी होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछते हैं, दैट इज़ C2C, दैट इज़ चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन इंटरेक्शन. देन कम्स फीडबैक. फीडबैक आता है कि बच्चों ने समझा या नहीं समझा, और अगर अच्छे से समझा तो उसका आउटकम पॉजिटिव है, अगर सही से नहीं समझा तो उसका आउटकम नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है वील डायरेक्टली गो फ्रॉम आउटकम टू इनपुट अगेन. फिर हम लोग इनपुट से फिर स्टार्ट करेंगे. लेकिन अगर पॉजिटिव है देन रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट कि क्या रिफ्लेक्ट होता है, बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इस चैप्टर से उनको क्या पता चला. तो वो सब जब पता चलता है दैट कम्स अंडर रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट. सो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही है. ज़रूरी नहीं है इसमें जैसे दिया गया है यू हैव टू राइट इन द सेम लैंग्वेज. यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गया है कि कैसे इनपुट, इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्शन, फीडबैक, आउटकम, रिफ्लेक्शन होता है, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एजुकेशन एज अ प्रोसेस.
नेक्स्ट है ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम डायग्राम, उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, इनपुट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरैक्शन क्या है, फीडबैक क्या है, आउटकम क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ये सब उसका एक्सप्लेनेशन है. सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी. अब हमने पढ़ा फिलॉसफी क्या है, उसका एम, स्कोप, सब कुछ पढ़ा. फिर हमने एजुकेशन का जितना भी नेचर है, स्कोप है, प्रोसेस है, वो सब समझा. अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, हाउ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू दे हैव, अब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है. जैसे पहला है ये, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, मतलब फिलॉसफी एंड एजुकेशन कितने क्लोज हैं, कितने रिलेटेड हैं. जैसे एक कॉइन के दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल, एग्जैक्टली वैसे ही हैं. जो फिलॉसफी होता है वो एक व्यू दे देता है एजुकेशन को कि इस तरीके से हमें पढ़ाना है, और फिर हम लोग एजुकेशन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. फिर है नेक्स्ट, फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन. अभी हमने पढ़ा कि एजुकेशन जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो हम पैदा होने से लेके मरने तक सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ. इसीलिए एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. बट उस कंटिन्यूस प्रोसेस में हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, मतलब क्या सही है क्या गलत है. क्योंकि एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट जो हम रियल लाइफ में एजुकेट होते हैं, रियल लाइफ में जो हम नॉलेज गेन करते हैं, अगर हम किसी एक बुरे संगत में आ जाएंगे तो हम गलत चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अगर हम अच्छे संगत में आएंगे तो हम अच्छी चीज़ सीखेंगे. तो जो फिलॉसफी होता है वो डिटरमाइन करता है कि रियल डेस्टिनेशन क्या है एजुकेशन का, हमको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना. नेक्स्ट नंबर 3 है फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन. अब फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन क्या है, जो फिलॉसफी होता है उसका एम और एजुकेशन का एम, हमको उन दोनों का एम इस तरीके से चूज़ करना है कि उसमें बच्चों का मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी साथ में हो. ठीक है, फिलॉसफी और जो एम है एजुकेशन का, इट शुड बी मिक्सड टुगेदर टू गिव अ पॉजिटिव आउटपुट टू द चिल्ड्रन. नंबर 4 इज़ फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग. अब जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है स्कूल में, या तो आप लोग बच्चों को चिल्ला चिल्ला के, डांट डांट के, कैपिटल पनिशमेंट दे के पढ़ा सकते हो, या तो आप बच्चों को बड़े आराम से फ्रेंडली होके पढ़ा सकते हो. दैट इज़ योर चॉइस. सो फिलॉसफी टेल्स यू द मेथड ऑफ टीचिंग, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन सो दैट दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद ग्रेट knowledge, and along with knowledge they are also gaining moral and spiritual development. Then comes philosophy and टेक्स्ट बुक. जो कंटेंट होते हैं टेक्स्ट बुक के, इट शुड बी अ मिरर इमेज ऑफ फिलॉसफी. मतलब फिलॉसफी में जो भी हमने पढ़ा कि फिलॉसफी इज़ हाउ फिलॉसफी इज़ रिलेटेड टू लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट शुड बी देयर इन द टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक में जो भी मटेरियल या फिर जो भी कंटेंट होता है, इट शुड बी समहाउ रिलेटेड टू फिलॉसफी, ताकि बच्चों को लॉजिक मिले कि वो क्या पढ़ रहे हैं. देन कम्स फिलॉसफी एंड करिकुलम. अब करिकुलम क्या है, जो एक करिकुलम सेट करते हैं स्कूल में कि क्या क्या पढ़ाना है, उसका स्टडी मटेरियल क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटी कराना है, वो सब भी फिलॉसफिकल होने चाहिए. फिलॉसफी जो होता है, इट हेल्प्स इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन. वो कंसिडर करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है. हर अलग अलग एज के बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग एबिलिटी होता है, अलग एस्पिरेशन होता है. तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए करिकुलम बनता है. तो उसमें फ़िलॉसफी की बहुत ज़रूरी है. देन कम्स फिलॉसफी एंड टीचर्स. A teacher is said to play the most important role in school for shaping and molding the ideas, habits, manners, tastes and way of life. और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, the teacher builds the character and personality of a student. So how is it possible? It is only possible if the teacher himself is philosophical, so that he understand what is right and what is wrong. बच्चों को क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है, बच्चों को किस तरीके से हेल्प करना है, वो सब टीचर्स में अगर होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड टू द चिल्ड्रन. देन कम्स फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन.
Now, discipline, we all know, is the first and foremost thing of anything, whether it is study, whether it is sports, whether it is any career, everything, everywhere discipline is very important. Now, philosophy जो होता है determines the nature and the form of discipline in children as well and in teacher and in the society. जो फिलॉसफी होता है उसके जो आइडियल्स हैं, जो फिलॉसफी बताता है कि किस तरीके से हमें शेप करना है बच्चों को, शेप करना है स्टूडेंट को, कैसे उनको फ्रीडम देना है, कितना फ्रीडम नहीं देना है, वो सब पता होना चाहिए ताकि बच्चों में डिसिप्लिन इनकलकेट कर सकें. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलॉसफी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Now, philosophy lays emphasis on the participation of staffs and students in running various programs of the educational institution. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वेरियस, उन सब में टीचर्स एंड चिल्ड्रन इक्वली दे पार्टिसिपेट. वहाँ पे भी सही गलत लॉजिकल इलॉजिकल हर चीज़ की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू फिलॉसफी. So these are the 9 things which you have to consider while writing the answer if the question is based on the relationship between philosophy and education. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, और ये क्वेश्चन यूजुअली एवरी ईयर आता है, तो आपको ये 9 पॉइंट्स लिखने हैं और इसको अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है. बुक में भी दिया गया है, आप बुक भी एक बार रीड कर सकते हैं, वरना जो मैंने समझाया उसी चीज़ को, जो मैंने हिंदी या इंग्लिश में जो भी बोला, आपको उसी चीज़ को पेपर में लिखना है. Now, factors that are effective determinants of aim of education. अब एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. पहला है सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज़. अब एजुकेशन कैसा होना चाहिए वो कौन बताएगा, वो बताएगा सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज़, जिसमें कल्चरल नॉर्म्स आते हैं. द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटल वैल्यूज शेप व्हाट इज़ emphasized in education, such as the importance of communal values, individual achievements and technological skills. तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए पढ़ाई में. Who tells us this? Societal needs and values tells us this. Then economic condition. Economic needs drive educational aims towards preparing students for the workforce, addressing skill shortages and fostering economic development. इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है कि वो आगे जाके एजुकेशन में या हमारे जो भी कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में हेल्प करें. देन ये हो गया सोसाइटल नीड. नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे एजुकेशन के एम को. गवर्नमेंट पॉलिसीज़. नेशनल एंड लोकल एजुकेशन पॉलिसीज़ डिक्टेट एजुकेशनल प्रायोरिटीज़ एंड स्टैंडर्ड्स अफेक्टिंग करिकुलम डिज़ाइन एंड एजुकेशनल गोल्स. हर स्कूल का, हर स्टेट का अलग अलग करिकुलम होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेट के या अपने ही डिस्ट्रिक्ट का एक पॉलिटिकल फैक्टर देखते हैं कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है. तो वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू द करिकुलम और एम ऑफ एजुकेशन. एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कितना स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में. देयर इज़ ऑफन मोर कंसिस्टेंसी इन एजुकेशनल एम. While in unstable regions, education might focus on more immediate needs such as conflict resolution and social cohesion. इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेबल एनवायरनमेंट है जैसे इंडिया है, वहाँ पे हम नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं. कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमेशा वॉर रहता है, हर 2 दिन में एक बॉम्ब आ जाता है, हर 2 दिन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे वो बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा के डायरेक्ट चले जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे किसी 2 कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है. उनको डायरेक्ट वो नॉलेज दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल नीड वो है. तो ये सब चीज़ें हमें, हमारे जो एम है एजुकेशन को, बहुत अफेक्ट करती हैं. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द करिकुलम एंड एजुकेशनल एम्स. अभी पहले जब बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, इट वॉज अ ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक, देन केम वाइट बोर्ड विद अ मार्कर, एंड नाउ वी हैव डिजिटल बोर्ड्स. वो क्या है? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. देन इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट ट्रेंड. द नीड, अब इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट में क्या आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है हमारा कि जॉब डिमांड क्या है, किस टाइप के जॉब्स का ज़्यादा डिमांड है, तो उस टाइप की पढ़ाई ज़्यादा होंगी. ठीक है. अब ग्लोबलाइजेशन हमारा हुआ था 1991 में. उससे पहले क्या था हमारा, ये जो LPG था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा 1991 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ग्लोबलाइज हुआ, स्टार्ट हुआ. तो उसके वजह से पढ़ाई का जो नीड था वो फिर चेंज हुआ. उससे पहले पढ़ाई का नीड अलग था,
लेकिन एलपीजी या फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद पढ़ाई का नीड अलग था, एजुकेशन का नीड अलग था. तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक मार्केट. देन नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस. अब कम्युनिटी का गोल क्या है, पेरेंट्स का गोल क्या है. कभी कभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस लाइन में जाएं, तो उसके वजह से भी जो एजुकेशन का एम है वो चेंज होता है हर जगह. तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एम ऑफ द एजुकेशन. नेक्स्ट कम्स व्यूज़ ऑन एम ऑफ एजुकेशन. अब सबका अलग अलग व्यू होता है. एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों का पढ़ाई को देखने का नज़रिया पूरा अलग होता है. अगर एक उसको इस तरीके से देखता है, दूसरा उसको दूसरी तरह से देखता है. तो अब हम देखेंगे अलग अलग लोगों का, इंडिविजुअल का और सोसाइटी का या फिर कम्युनिटी का किस तरीके से व्यू है, उनका क्या व्यू है एजुकेशन के बारे में. एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन क्या है. एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन है लर्निंग बेसिक स्किल्स. उसको बेसिक स्किल्स समझना है, सीखना है, नॉलेज गेन करना है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है, सोशल स्किल बढ़ाना है, करियर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है. सो ये सब किसका नीड है, ये सब नीड किसका है, ये सब नीड है इंडिविजुअल का. लेकिन क्या सोसाइटी का सेम होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल से ज़्यादा रहते हैं तो सबका नीड अलग अलग होता है. किसी का हो सकता है सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए हो, किसी का हो सकता है सिर्फ करियर और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हो. तो एक ओवरऑल दिया गया है कि इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जनरली ये सब होते हैं. अब हम देखेंगे सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या है. एक सोसाइटी का नज़रिया क्या है एजुकेशन को लेके. उनका नज़रिया क्या है, प्रमोट सोशल हार्मनी. उनका है कि पढ़ाई करके बच्चे इतने अच्छे इंडिविजुअल्स बने या फिर हमारा सराउंडिंग ऐसा बने कि सोसाइटी में हार्मनी रहे. देन प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे होगा, अगर वो जिसका जो बेसिक लिटरेट होगा, जिसमें नॉलेज होगा, जिसमें एजुकेशन होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकता है. एनकरेज इंक्लूसिविटी. नाउ व्हाट इज़ इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी मतलब ये नहीं कि हमें भेदभाव नहीं करना है. सारे बच्चे एक ही, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो सब बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कौन से बच्चे कौन से कास्ट के हैं, कौन से रिलीजन के हैं. तो पढ़ाई जो होता है सोसाइटी के लिए क्या है कि पढ़ाई वो हो जिसमें इंक्लूसिविटी हो. सारे एक, क्योंकि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग कास्ट के, अलग रिलीजन के, ठीक है, अलग कल्चर के. तो वो लोग चाहते हैं कि ये सारे बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ें. और वो कब पॉसिबल है, अगर एजुकेशन में इंक्लूसिविटी हो. डेवलप सोशल स्किल. फिर उनका नेक्स्ट है सोशल स्किल डेवलपमेंट हो. फिर प्रमोट सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा. स्ट्रेंथ सोशल बॉन्ड्स. तो ये सब किसका एम है, ये है सोसाइटी का एम. इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज द एम ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये वाला जो है वो है सोसाइटी का. देन कम्स द वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन. अब वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रिपेयर फॉर सेल्फ करियर, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी. कैसे हमारे इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वो कैसे बढ़ेगा, जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगा. डेवलप टेक्निकल एबिलिटीज़. बच्चों में टेक्निकल एबिलिटीज़ आएँ, लोगों में टेक्निकल एबिलिटीज़ आएँ. फिर फैसिलिटेट जॉब एनहांसमेंट. जब लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जॉब भी एनहांस होगा, उसी के हिसाब से जॉब ग्रोथ भी होगा, डिमांड भी होगा और सप्लाई भी इक्वली होगा. प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगा, पहले इतना नहीं था इंडिया में, आजकल लोग जॉब से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंडेंट होते हैं. क्यों, क्योंकि दे हैव एक्वायर्ड दैट मच नॉलेज कि उनको लगता है कि वो एक बिज़नेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं और खुद प्रोप्राइटर बन सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल व्हेन अ पर्सन इज़ एजुकेटेड. देन इम्प्रूव वर्क रेडीनेस. एक वर्क में जाने के लिए जो तुम्हारे अंदर स्किल चाहिए वो भी कैसे आएगा, इफ़ यू आर एजुकेटेड. सो द लास्ट इज स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन. अब स्पिरिचुअली अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन
जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो एजुकेशन से क्या मांगता है? सबसे पहले वो मांगता है फोस्टर इनर ग्रोथ। इनर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से हर चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत रिएक्टिव नहीं होना है। एथिकल वैल्यूज़, कैसे एक एथिकल वैल्यूज़ जो हमारे बेसिक एथिक्स होते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करना, किस तरीके से बात करना, वो सब चीज़ें एजुकेशन से हमें सीखना है या फिर बच्चों को सिखाना है। एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबकी रिस्पेक्ट करना। प्रमोट कंपैशन, दूसरों के लिए प्यार और प्रेम का जो भाव है वो होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई कर लोगे और एक एरोगेंट इंसान बन जाओगे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ until and unless you have those basic ethics and values that people respect you. Then personal growth and explore life's purpose. Education is not always about career. हमेशा करियर के पीछे भागने का नहीं होता. It is also something which gives you an inner growth और आपको एक पर्पस देता है कि yes, now I'm educated enough, now I'm literate enough कि मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ. So here we complete the first chapter, or very soon I'll be sending the second chapter, second unit, and please go through all the slides carefully. मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. मत सोचो कि सिर्फ बुक्स पढ़ना है. You have to go through the entire presentation and you have to just be natural and try to write everything in your own words, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ, क्योंकि बुक से अगर आप रटोगे तो फिर आपको लिखते टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. So try to understand everything. If you have any problem, you can come back to me. Thank you for watching, and I'll come back with the next video very soon.